नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, समय में पीछे, एक ऐसी दुनिया की तरफ जो बहुत बड़ी थी, अपने वक्त से कहीं आगे थी और आज भी एक गहरे रहस्य में डूबी हुई है। चलिए साथ मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता के इस अनसुलझे रहस्य की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए तो, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र से भी बड़ी थी, जिसमें लाखों लोग रहते थे, और फिर अचानक वो इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी की वो हकीकत है जो हमें आज भी हैरान कर देती है। देखिए जरा इसका फैलाव, उत्तर में जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश तक। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे विशाल सभ्यताओं में से एक थी। सच कहूं तो इसका पैमाना ही दिमाग चकरा देने वाला है। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। वो लोग हमारे लिए हजारों संदेश छोड़ गए हैं, अपनी एक खास लिपि में, जो मोहरों पर, बर्तनों पर खुदी हुई है। पर जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? आज तक कोई भी उनकी भाषा को समझ नहीं पाया है। उनकी पूरी कहानी हमारी आंखों के ठीक सामने है, पर हम उसे पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर हम उनकी कहानी जानेंगे कैसे? हमें एक जासूस बनना होगा। हमें उन सुरागों को जोड़ना होगा जो वे पीछे छोड़ गए हैं, उनके शहर, उनके घर और उनकी रोजमर्रा की चीजें। इसी वजह से विशेषज्ञ सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, वो इतिहास लिख तो सकते थे, पर हम आज तक उनकी लिखी बात को समझ नहीं पाए हैं। और सच कहूं तो यही बात उन्हें और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो चलिए उनके सबसे बड़े सुराग से ही शुरू करते हैं, उनके शहर। ये शहर अपने समय से मीलों आगे थे। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये शहरी इंजीनियरिंग के बेमिसाल नमूने थे। उनकी शहर बनाने की योजना में एक गजब का अनुशासन था। शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे गढ़ कहते हैं और एक निचला शहर। सड़कें एकदम सीधी एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, किसी शतरंज की बिसात की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसा लगता है कि पहले सड़कें और जमीन के नीचे की नालियां बनाई गईं और फिर उनके आसपास घर बनाए गए। अरे उनकी ईंटों का आकार तक हजारों किलोमीटर दूर तक एक जैसा था। ये एक अविश्वसनीय लेवल की प्लानिंग को दिखाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो आंख बंद करके एक ही नियम को फॉलो करते थे। वो अपनी योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदलते भी थे। जैसे कि चन्हूदड़ो शहर में कोई गढ़ ही नहीं मिला, बनावली में ग्रिड पैटर्न नहीं था, और धोलावीरा शहर तो 2 के बजाय 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ये दिखाता है कि वो कितने समझदार और प्रैक्टिकल थे। तो शहर की बड़ी बड़ी योजनाओं से हटकर अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। इन दीवारों के भीतर एक आम हड़प्पा वासी की जिंदगी आखिर थी कैसी? जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 4,500 साल पहले लगभग हर घर में अपना बाथरूम था और एक ढकी हुई नाली थी जो सीधे सड़क की मेन नाली से जुड़ती थी। कई घर तो 2 मंजिला थे और बहुतों के आंगन में अपना कुआं भी था। ये साफ सफाई और सुविधा का वो स्तर था जो उस दौर की कई दूसरी महान सभ्यताओं के लिए भी एक सपने जैसा था। और कुओं की बात चली है तो लगभग 700। ये संख्या सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कई कुएं इस तरह बनाए गए थे कि सड़क से गुजरने वाले राहगीर भी आसानी से पानी पी सकें। ये उनकी सामुदायिक भावना और एक बेहतरीन नागरिक सोच का सबूत है। सिंधु घाटी के लोग दुनिया से कटे हुए बिल्कुल नहीं थे, बल्कि वो तो एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क का सेंटर थे, जिसके तार दूर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक जुड़े हुए थे। और उनके इस ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा सबूत है ये खूबसूरत चीजें, उनकी मुहरें, जानवरों के चित्रों और उस रहस्यमयी लिपि से सजी ये छोटी छोटी वस्तुएं, मानो उस जमाने में सिंधु घाटी का पासपोर्ट थीं। तो आखिर इनका काम क्या था? माना ये जाता है कि व्यापारी इनसे अपने सामान की बोरियों पर ठप्पा लगाते थे, जो शायद क्वालिटी या ओनरशिप की गारंटी होती थी। लेकिन ये सिर्फ व्यापार के औजार नहीं थे, ये उनकी कला, उनके विश्वासों और उनकी पहचान को झांकने की खिड़कियां थीं। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चला? मेसोपोटामिया की पुरानी लिखावटों से। उनमें मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है जहां से जहाज कीमती सामान लेकर आते थे। ज्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि ये मेलुहा सिंधु घाटी ही थी।
उन लेखों में दिलमुन यानी आज का बहरेन और मगन ओमान जैसे ट्रेडिंग पोस्ट का भी जिक्र है। ये तो सचमुच एक प्राचीन ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा है। अब एक मुश्किल सवाल, बिना किसी लिखी हुई किताब के हम उनकी धार्मिक दुनिया को कैसे समझ सकते हैं? उनके देवता कौन थे? वो किस चीज में विश्वास करते थे? एक बार फिर हमें सुरागों की ओर ही लौटना होगा। और सबसे मशहूर सुराग है ये मोहर, जिसे पशुपति मोहर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक योगी की तरह बैठी हुई आकृति है जो जानवरों से घिरी है। कई विद्वान इसे भगवान शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं, पशुपति यानी जानवरों के स्वामी। इसके अलावा हमें मातृ देवी की कई मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जो शायद जमीन की उर्वरता की पूजा का प्रतीक है। सबूत ये भी बताते हैं कि वो पीपल के पेड़ और बैल जैसे जानवरों को भी पवित्र मानते थे। और हाँ, यहाँ मिले अनगिनत ताबीज इस तरफ इशारा करते हैं कि वो शायद जादू टोने और बुरी नजरों से बचाव में भी विश्वास रखते थे। और अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े, सबसे गहरे और आखिरी रहस्य पर। इतनी आधुनिक, इतनी व्यवस्थित और इतनी विशाल सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? उनका आखिरी अध्याय क्यों कभी लिखा ही नहीं गया? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग थियरीज हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज और नदियों के सूखने से इसका अंत हुआ। कुछ कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी बाढ़ या प्राकृतिक आपदा जिम्मेदार थी। एक तीसरी थियरी बाहरी आक्रमण की ओर भी इशारा करती है। हो सकता है असली वजह इन सभी का कोई मिला-जुला असर रहा हो। तो अंत में हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसने शहरी जीवन में क्रांति ला दी, जिसने दुनिया से व्यापार किया और जिसकी एक गहरी आध्यात्मिक दुनिया थी। फिर भी वो हमें अपना नाम तक नहीं बता सकते, ना अपने राजाओं की कहानियां, ना ही अपने अंत का कारण। वो खामोश हैं और उनके अनगिनत रहस्य आज भी मिट्टी के नीचे दबे हैं, शायद किसी नई खोज का इंतजार करते हुए।